नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। भाग नंबर 1, तेरी मोहब्बत मेरा जुनून। तो चलिए इस कहानी को आप लोग एंजॉय करके सुनते रहिए। बहुत ही प्यारी कहानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। 24 फरवरी संडे का दिन सुबह के 9 बज रहे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर के गली नंबर 14, क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर स्लेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केवेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन वर्मा जी ठाकरे सरकारी मुलाजिम तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़े आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहते हैं, अजी सुनते हो, अब हमारे आन्या भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके हाथ पीले कर दें। सुजाता जी ने भी दिव्यांका बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हैं। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, आन्या बेटा, तुम्हारी माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप भी जरा अब अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं, और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर याद रखेगा। यह और कोई नहीं, सारिका जी के जीजा जी, मतलब उनकी बड़ी बहन के पति शैलेश राठी हैं। उन्हें आते देख सारिका जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहा, अरे जीजा जी, आप यहाँ आइए, बैठिए। और फिर आन्या की तरफ देख कर कहती हैं, जाओ आन्या, मौसा जी के लिए चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को यह मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यांका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते हुए आप लोगों को यह बातें करते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। यह कहकर वह वहां से जाने लगे। जैसे ही मुड़े थे कि आन्या अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है। वह जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवादी लड़के से शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर राठी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। या कहते हुए राठी जी वहां से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए, और उनके जाने के बाद आन्या ने अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। यह कहकर वह अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर के 7 स्टार होटल में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आरआर ग्रुप के मालिक दिग्विजय राय चौहान के बड़े पोते रुद्र चौहान की शादी जो की थी। वही चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस रईस और राज्य खानदान उतावले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटे से बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारियों में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था,
वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। आन्या भी इधर-उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से लहंगे, गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में भी वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े थे, सोफे पर बैठे सारा नजारा देख रहे थे। उनकी बड़ी-बड़ी मूछें उनके रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खड़ा हो। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, बेटा रेहान, रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला। वह अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारे भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के लिए निकलने का समय होने ही वाला है। यह सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी, मैं अभी देखकर आया। यह कहते ही वह मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, यह दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे। यह तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं, पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान, लग जा काम पर। यह कहते हुए वह ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था कि ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रौबदार आवाज आती है, मैंने कहा था ना, मुझे वह फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। यह जोरदार आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें ऊपर की तरफ घूम गई। लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत करके अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नजरें उस पर ही टिकी थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का साफा, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आज उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते देख रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता है, चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी नज़र अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि दूर-दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता न रखने वाले हमारे रुद्र भाई शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नज़र उतारी और सिर्फ थोड़ी ही देर में पूरे गाजे-बाजे के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों-शोरों से स्वागत किया गया था। बारात के आने पर बाराती चौखट पर नाचने में लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई आन्या एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आई और सुजाता जी के पास आकर कान में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बड़ा कर हैरानी से कहती हैं, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आन्या हाँफते हुए कहती है, मौसी जी, मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद देख लीजिए चलकर। उसकी यह बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यांका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देख दिव्या भी उनके पीछे-पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यांका के कमरे में पहुंची, वह कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है दिव्यांका? देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई आन्या कहती है, नहीं मौसी जी, हम सच कह रहे हैं। आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यांका दीदी को देखने आई तो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मर्जेंटा रंग का लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े सुजाता जी और आन्या की बातें सुनकर कहती है, अरे ऐसे कैसे दिव्यांका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। यह कहते हुए वह कमरे के बाथरूम में देखने लगती है और जब उसे भी वहां दिव्यांका नहीं मिली तो वह कमरे के दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज पर पड़ी, जिसे वह झट से उठाती है और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। माँ पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यह शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से जा रही हूँ, आपकी दिव्यांका। यह शोर सुनकर बहुत सारे लोग दिव्यांका के कमरे में आ गए, लेकिन यह पढ़ने के बाद उस लड़की ने, जिसका नाम दिव्या था,
जो दिव्यांका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी। उसने आन्या की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है दिव्यांका को यहाँ भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहाँ उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती हैं, यह तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटी? हमारी आन्या भला ऐसे कैसे कर सकती है और क्यों करेगी? दिव्या को ऐसे घूरते हुए देखकर आन्या अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता, कोई तभी दरवाजे की तरफ से आवाज आई, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या। हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं। किसी को बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है, वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती हैं, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को? सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रौबदार आवाज में कहता है, बारात तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगी। यह सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। दिग्विजय जी के रौब के आगे शैलेश जी अंदर तक कांप गए। आखिर उनका रौब ही कुछ ऐसा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर वह कहें क्या। वह खुद को उनके सामने काफी छोटा महसूस कर रहे थे। वह अपने हाथ जोड़ उनके आगे विनती भरे स्वर में बोले, हमें माफ कर दीजिए दिग्विजय जी। वह दिव्यांका मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई है। उनकी बात सुनकर भी दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफी शांत स्वर में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुरंत तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्यांका तो काफी शरीफ गुड़ी सुलझी विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर आन्या की ओर इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है। इसी ने मेरी भोली भाली दिव्यांका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है, यह शादी तो मुहूर्त पर ही होगी। फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नजर एक बार फिर आन्या के तरफ हो गई, जो सिसक सिसक कर अपने पिता के सीने से लगी रोई जा रही थी। वह लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं था, सिवाय उसके पिता के। तभी शैलेश जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़कर बोले, हमें माफ कर दीजिए। हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी बड़ी बेटी दिव्या का हाथ आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार करें। मुझे माफ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रख लीजिए। उनकी यह बात किसी को समझ में नहीं आई और सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी आन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोते के साथ ही ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। और हाँ, ध्यान रहे जरा भी देरी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। यह कहकर चौहान साहब वहां से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को सांप सूंघ गया। अन्या यह बात सुनकर घबरा गई। वह अपने पापा की तरफ देखकर कहती है, पापा देखिए ना यह क्या कह रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी वादी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन दिग्विजय जी का यह फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अन्या दिग्विजय जी को जाते हुए देख अपने पापा की तरफ देख कर कहती है, पापा आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं कि मैं यह शादी नहीं करना चाहती? वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह चुपचाप खड़े अपनी बेटी को देख रहे थे। तभी एक रौबीली आवाज कमरे में गूंजती है, अरे लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। यह कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर आन्या की बाजू को कस कर पकड़ते हुए कहता है, समझ गई तुम, और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्र राय चौहान को देरी करना पसंद नहीं।
रुद्र की यह बातें सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम्हें अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना, हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। यह कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए वहां से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्या की कोमल बाजू में दर्द होने लगा, लेकिन यह इतना तकलीफ दे नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वह अपना हाथ रुद्र के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करती है। आन्या की आंखों में दर्द देख अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है, पर रुद्र की नज़र आन्या के मासूम चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते ही आन्या भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती है, पापा मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज आप समझाइए ना इन लोगों को, या हमारे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देख बड़ा दुख हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहते, रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता है, और हाँ, आप 10 मिनट में अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। यह कहकर रुद्र वहां से चला गया। वर्मा जी की जुबान जैसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहां मौजूद किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तभी सारिका आन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती है, चलो बेटी, चल कर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। आन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे, वह अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा यह सब होने से रोक देंगे, लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वह उम्मीद भी टूट गई। वह आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख सकती थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। आन्या एक बेजुबान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती है। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था, वह इतनी मजबूर थी कि कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों का अपने हाथों से गला घोटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब आन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उससे हटने का ही नाम नहीं ले रही थी। आखिर आन्या थी इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा जिसे देखकर एक बार चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में आन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी, मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए आन्या जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए इस तरह उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर, इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक पल के लिए तो आन्या को देखकर रुद्र की नजरें उसके मासूम चेहरे पर रुक गई। थोड़ी देर बाद शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, आन्या की हालत ऐसी थी कि वह धीरे धीरे चल रही थी। यह देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से आन्या का हाथ कस कर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में कर रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र आन्या का हाथ छोड़कर मंडप से नीचे उतरने लगता है। उसे ऐसे जाते देख सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा, कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म होनी बाकी है। दादाजी की आवाज सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और आन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, यह लीजिए और चलिए। अब यहाँ से बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए, और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। यह कहते हुए वह आन्या को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ ही देर में चौहान परिवार अपनी बहू आन्या को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। आज आन्या के सारे सपने खत्म हो गए थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था एक ऐसे शख्स से शादी होगी जिसके लिए रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं थी। हमेशा दूसरों के हक की बात करने वाली लड़की आज
अपने लिए कुछ नहीं बोल पा रही थी। रुद्र आन्या जब चौहान विला में पहुंचे, जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक आन्या ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्र आन्या गाड़ी से उतरे। रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता है, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी इस आदत को दादाजी भी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पर खड़े दरबानों से घर का दरवाजा खोलने का इशारा किया और आन्या को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो सामने एक तरह कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। यह सब किसी राजघराने से कम नहीं लग रहा था। उन सब की ओर इशारा करते हुए दादाजी आन्या से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से यह घर घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा है। अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारी को बहुत ईमानदारी के साथ निभाओगी। आन्या बेचारी क्या बोलती, जहां ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की का उसके नए घर में बड़ी ही शान शौकत से स्वागत किया जाता है, वहीं उसका स्वागत करने के बजाय उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। अभी तो आन्या कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे कहते हैं, चलो बेटी, रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। यह कहकर वह एक नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहू रानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर आन्या भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे की तरफ चली गई। रुद्र के कमरे में पहुंचते ही उसकी आंखें नम हो गई। आज वह अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर यहाँ आ गई थी। जैसे जैसे वह उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वह सारे पल तस्वीर बनकर घूमकर सामने आ रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। आन्या ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतारना शुरू किया, लेकिन बिना गहनों और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वह इस सादगी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उसके एक कोने में अपने शरीर को समेटे हुए लेटी थी। तभी कमरे का दरवाजा किसी ने धीरे से खोला और दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डर कर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की सिटकनी लगाई, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। वह धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देखकर कहता है, इधर आओ मेरे पास। यह सुनकर आन्या की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब आन्या बिस्तर से नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर जोर से कहता है, सुना नहीं तुमने, इधर आओ मेरे पास। आन्या उसकी तेज आवाज सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबरा कर वह धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास आ रही थी कि तभी वह खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहा, आज मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ, पूछोगी नहीं क्या है। आन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वह बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसको देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ से कागजों का एक बंडल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, यह लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है। यह लो, पकड़ो इसे। यह कहते हुए उसने वह कागज आन्या की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन आन्या ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। आन्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उन्हें खोल कर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता है, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इस पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात और, यह कोई प्रॉपर्टी या किसी बंगलों के कागजात नहीं है, बल्कि एक डिवोर्स पेपर है। आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़रों में हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा और यह रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा।
उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने। यह शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं तो चला सोने। लेकिन हाँ, याद रहे कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। यह कहकर रुद्र कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर आन्या अपने हाथ में उन पेपर्स को देखकर लड़खड़ाया गई। उसने जैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज उसकी जिंदगी का यह कैसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र आन्या को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता देख अपने मुंह पर हाथ रख कर खुद को आन्या रोने से काफी रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वहीं रुद्र आन्या के रोने की आवाज सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि आन्या को क्या हो रहा है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता है तो वह अपनी जगह से उठकर आन्या के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। आन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। यह देखकर रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पेपर पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठकर उसे चेक करता है। पेपर काफी जगह से गीले थे, जिससे साफ पता लग रहा था कि यह आन्या के आंसुओं के कारण हुआ था। रुद्र पेज पलटता है और देखता है आन्या ने उस पर साइन कर दिया था। यह देख रुद्र को ना जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन यह तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर का वह पेज खोलता है जहां आन्या को पैसों की रकम भरनी थी। वह कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र ठहर सा जाता है। वह आन्या को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? इतना बड़ा मौका तुमने गंवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़की देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती थी। कोई लड़की अगर उसके पास आई है तो वह सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन आन्या ने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और इतनी आसानी से उन पेपर पर साइन कर दिए। रुद्र अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसकी नज़र आन्या पर जाती है, जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। यह देख रुद्र जल्दी अपनी बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर जा आता है। जैसे ही रुद्र उसे कंबल उड़ाने लगता है, आन्या उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपट कर सो जाती है। आन्या सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उसे खुद से जैसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे यह भी नहीं पता चला कि कब वह उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया। रुद्र आन्या एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और आन्या एक दूसरे से लिपट कर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वह काफी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद सो रहा था। रुद्र उठता है। उसकी नज़र खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही आन्या पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वह आन्या के साथ एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। रुद्र अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी आन्या नींद में रुद्र को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से वह हिल तक नहीं पाता है। आन्या की इस हरकत पर रुद्र गुस्से में एक नज़र देखता है, लेकिन नींद में सोई हुई आन्या को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लगता है। रुद्र को ना जाने क्यों आन्या को देखकर सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की छुअन का एहसास होते ही आन्या अपनी आंखें अचानक खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं। एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वह उस पल में ही कहीं खो सी गई। क्या होगा इनकी ऐसी मजबूरी में की गई शादी का नतीजा? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में, जो उसने ऐसी शर्त रखी आन्या के सामने? दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।